एआई रशिया में किस तरीके से यूज़ किया जाता है और स्पेशली इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड वॉरफेयर। तो रशिया यूक्रेन वॉर ये पहला एआई वॉर है, फुल फ्लेजेड एआई वॉर। नॉट पेटिया रैंसमवेयर अटैक था जो रशिया ने किया। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट साइबर अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। अप्रॉक्स $10 बिलियन का नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में, और वो डायरेक्टेड स्पेशली था यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन को यूएस अगर ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है एआई इंटेलिजेंस, तो यूएस को क्या बेनिफिट है इससे? एआई इन वॉरफेयर क्या है उसको आप 3 चीज़ों में डिवाइड कर लीजिए। पहला होता है मिलिट्री रोबोटिक्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तीसरा होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हाउ इज चाइना डूइंग वेल इन एआई? जब पाकिस्तान को टैकल करने की बात आती है तो हमारे पास ढेर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम कर लेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना वी आर इन अ प्रॉब्लम एक्चुअली। स्टक्सनेट सबसे पायनियरिंग एग्जांपल बोला जाता है जब साइबर अटैक्स की बात होती है। चाइना तो इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो जीन एडिटिंग करने लग चुके हैं। यूएस रशिया से कैसे बेटर है एआई के अंदर? आज की डेट में दी वर्ल्ड वॉर या इवन जस्ट अ रेगुलर वॉर इज नॉट हैपनिंग बाय ह्यूमंस। आधा तो वॉर जो है ना हमारा एल्गोरिदम कर रहा है, ऑब्वियसली। और वो इतना लैंडस्केप चेंज कर रहा है कि हम कैसे वॉर को देखते हैं। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, मतलब आधी जो लड़ाई थी वो नीचे हुई नहीं ग्राउंड पे, फाइट तो हवा में ही हो गई। यस। ड्रोन्स आ रहे हैं उधर से, हमारे यहाँ एआई एल्गोरिदम डिफेंड कर रहे हैं, हमारे यहाँ के काउंटर ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हमारे यहाँ वाले जा रहे हैं वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो आधा तो वॉर उसी में ही 3-4 दिन निकल गए खत्म। ऑब्वियसली दिस इज हाउ जियोपॉलिटिकली जो हमारा पूरा एक लड़ाई का जो नैरेटिव होता था वो पूरा एआई चेंज करता जा रहा है। फिर आपने आप जैसे मेंशन किया कि भाई एआई डेफिनेटली वॉरफेयर जो है वो चेंज कर रहा है, तो या मुझे इस बात में पूरी सहमति है। डेफिनेटली आई एग्री कि चेंज हो रही है। हमने बात आपने पॉइंट शुरू करी दी है कि यार एआई कैसे वॉरफेयर को चेंज कर रहा है। आपने बहुत क्लोजली रशिया के ऊपर वॉरफेयर स्टडीज को देखा है कि यार वहाँ एआई कैसे यूज होता है। टेक मी टू सम ऑफ द इंस्टेंसेस जहाँ पे आप खुद बहुत क्लोजली देख पा रहे हो कि यार एआई रशिया में किस तरीके से यूज किया जाता है और स्पेशली इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड वॉरफेयर। तो आप देख ही रहे हैं, आई मीन अभी जो एक जियोपॉलिटिकल बड़ा इवेंट चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, तो रशिया यूक्रेन वॉर आप देख रहे हैं तो ये काइंड ऑफ अगर आप माने तो ये पहला एआई वॉर है, फुल फ्लेजेड एआई वॉर, जिसमें दोनों तरफ की जो एआई है, रशियन एआई है इंक्लूडेड विद चाइनीज एआई, और उधर वेस्टर्न साइड में एआई जहाँ पे यूएस और यूरोप की एआई है, वो एक तरीके से भिड़े हुए हैं। यूक्रेन तो कह सकते हैं एक तरह से प्रॉक्सी है, बट ये लड़ाई अगर एआई की है तो वहाँ पे यूएस और यूरोप की एआई टेक्नोलॉजी और इस साइड में रशिया और चाइना की एआई टेक्नोलॉजी आपस में भिड़े पड़े हैं। रशिया एंड चाइना टुगेदर, रशिया एंड चाइना टुगेदर, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते लेकिन हाँ डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाइना से रशिया की तरफ बहुत हो रहा है। अच्छा, तो आप इवन देखेंगे कि अभी जो सबसे बड़ा प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी का है वो रशिया को, वो चाइना ही है। उस साइड में डेफिनेटली यूक्रेन को जो है यूएस और यूरोप से मदद मिल रही है एआई में। और ये काइंड ऑफ पहला एसिमेट्रिक वॉरफेयर आपको दिख रहा है एआई के फॉर्म में, कि जहाँ पर इवन कन्वेंशनल जो तरीका होता है लड़ाई करने का, अगर आपके नंबर्स ज़्यादा हैं तो आप अपने दुश्मन को हरा सकते हो, आपका एनिमी हमेशा डिसएडवांटेज पर रहेगा। बट फिर भी यूक्रेन फाइट अप कर पा रहा है, क्यों? जवाब दे पा रहा है क्योंकि वो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर नंबर्स कम होने के बाद भी वो एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रशिया को पैरिटी पे ले आया है, बराबर कर, तभी तो ये वॉर इतनी लंबी खिंच गई। अदरवाइज तो ये वॉर कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ये काइंड ऑफ एआई वॉर है। और आप इस बात को भी समझने की कोशिश करना है कि रशियन एआई जो है वो वेस्टर्न एआई के साथ लड़ पा रहा है, ये भी बात है। एक फैक्टर ये भी है कि इवन दो हमें लगता है कि हाँ रशियन एआई उतना एडवांस नहीं होगा, इतना स्मार्ट नहीं होगा, बट फिर भी वो वेस्टर्न एआई के साथ compete कर रहा है, तभी तो वो वॉर एकदम काइंड ऑफ स्टैंड ऑफ बना हुआ है। तो वही है। अगर बट जियोपॉलिटिकली इसमें क्या किसी को फायदा हो रहा है? मतलब यूक्रेन को यूएस अगर ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है एआई इंटेलिजेंस, तो यूएस को क्या बेनिफिट है इससे? अब बात यहाँ पे अगर आप बेनिफिट की करेंगे तो ये काइंड ऑफ टेस्ट केस है सबसे पहले तो। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये चीज़ें टेस्टिंग हो रही है कि हाँ किसका बेटर है। जब तक आप लड़ाई में नहीं घुसते तब तक आपको पता चलेगा कैसे कि लड़ाई आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है कि नहीं है। तो पहले तो यहाँ पे फ़ायदे और उसकी बात नहीं है, फ़ायदा तो होगा, फ्यूचर में भी होगा और फ़ायदा हो भी रहा है। बट टेस्ट तो हो रहा है ना। सबसे पहले आपने कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप की, एआई अगर आप वॉरफेयर में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको कहीं तो टेस्ट करना पड़ेगा, और वॉर सिचुएशन चल रही है तो उससे बेटर जगह क्या होगी? तो यहाँ पे वॉर चल रही है, दोनों साइड से अपने अपने एआई अपनी टेक्नोलॉजी ये लोग
डेवलप कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, और उसको टेस्ट कर रहे हैं वॉर में, तो पता चल रहा है। तो फिर उस नज़रिए से तो रशिया भी प्रॉक्सी हुआ चाइना का। अगर हम यूक्रेन को हाँ प्रॉक्सी हाँ बोल सकते हैं हाँ यूएस हाँ का, हाँ हाँ हाँ। तो घूम फिर के चाइना के भी तो एआई टेस्टिंग चल रही है रशिया की। जियो पॉलिटिकली कई लोग बोलते हैं, सम स्कॉलर्स डेफिनेटली थिंक दैट कि काइंड ऑफ जिस तरह का इकोनॉमिक कोलाबोरेशन रशिया और चाइना में इन रिसेंट टाइम्स देखा गया है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स है चाइना की रशिया में, डेफिनेटली वहाँ पे चाइना का प्रॉक्सी तो नहीं बोलेंगे, बट एक खतरनाक तरह का कॉपरेशन है, बड़ा ही क्लोज अलायंस है। और वो अगर आप रशिया जाएंगे, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता, मैं रशिया भी गया हूँ, वहाँ मॉस्को वगैरह में देखेंगे तो आपको स्ट्रीट्स के नाम भी चाइनीज़ में दिखेंगे। अच्छा। कई जगह स्ट्रीट्स के नाम चाइनीज़ में लिखे होंगे। काफ़ी ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस रशिया में तो है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो चाइना से रशिया जाते हैं, रशिया से चाइना जाते हैं, तो बड़ा ही क्लोज कॉपरेशन है डेफिनेटली, उस चीज़ को आप डिनाई ये नहीं कर चीज़ तो सकते। मैंने भी नोटिस की है। मैं यूएस गया, यूएस में मैं न्यूयॉर्क गया, सैन फ्रांसिस्को गया, सियाटल गया, ठीक है। इवन मैं कनाडा गया, मैं मेक्सिको गया। मेक्सिको में इतना नहीं है, बट कनाडा एंड स्पेशली यूएस में जिस भी सिटी में मैं गया, स्टेट में गया, हर जगह पे ना आपको चाइना टाउन ज़रूर मिलेगा। या और वो बहुत प्राउडली बोस्ट करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस को, एग्जैक्टली। कि मतलब पूरे एरिया को ना चाइना टाउन ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ये तो हमारा एरिया है, ये तो हमारा गढ़ है, हमारा अड्डा है एक किस्म से, सो दैट एवरीबडी गेट्स टू नो द हेरिटेज, द कल्चर, द वे चाइनीज पीपल ईट, द वे चाइनीज पीपल ड्रिंक, द वे चाइनीज पीपल इंटरेक्ट। दे आर अ वेरी क्लोज कम्युनिटी एंड वेरी प्राउड कम्युनिटी, जिसको पसंद है अपना अपना एक वजूद एग्जिस्टेंस को दिखाना। हालांकि जो ये रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई एआई वाला है, वो काफ़ी समय से भी चल रहा है। अगर पीछे देखें, अगर पास्ट में, तो हाँ, रेगुलरली इवन 2014 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था रशिया यूक्रेन के बीच में, वहाँ पे भी हल्का फुल्का इस्तेमाल एआई का कहीं ना कहीं तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हो रहा था। जैसे? ठीक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जहाँ पे काइंड ऑफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का, जैसे रशियन एजेंसीज हैं, जैसे GRU है, IRA है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में काफ़ी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक सर्टेन पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की इन्फ्लुएंस कर सकें। ओके। वो तो आपने US इलेक्शन में भी देखा Elections में भी होगा। देखा था, हाँ। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है। इवन उनकी डॉक्ट्रिन भी, इंफॉर्मेशन डॉक्ट्रिन 2016, जो रशिया का कहता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर है, आफ्टर एयर, स्पेस, वाटर, लैंड, इंफॉर्मेशन इज अ फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर। तो इसके लिए जितनी भी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, और उन्होंने की है ओवर द ईयर्स। और उसके बाद से रेगुलरली उन्होंने कुछ ना कुछ, यूक्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जहाँ भी रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो रह ही रहा। अब तो फुल फ्लेज जो है वॉरफेयर का वो है, उसमें ड्रोन वॉरफेयर आपको दिख ही रहा होगा, द काइंड ऑफ ड्रोन्स दैट रशिया और यूक्रेन एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो भी है। प्लस साइबर अटैक्स कितने सारे हो रहे हैं। पहले आपको साइबर अटैक्स दिख रहे होंगे कि यूक्रेन साइड से हो रहे थे, बट रशिया साइड से भी हमेशा हुए हैं। रशिया ने एक साइबर अटैक किया था, कीवस्टार उनका टेलीकॉम कंपनीज है यूक्रेन की, उसको उन्होंने साइबर अटैक किया, और उससे क्या हुआ पे अक्रॉस लैक्स एंड लैक्स ऑफ द पीपल गॉट अफेक्टेड। अफेक्टेड हाँ, अफेक्टेड, आई मीन वहाँ पे अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका टेलीकॉम सर्विसेज ही अगर आपकी इफेक्ट हो जाती है, तो कम्युनिकेशन हो जाता है इफेक्ट। इवन 2020 का वॉर जब स्टार्ट हुआ था यूक्रेन ऑनसेट, उसके जस्ट पहले इन्होंने वहाँ की जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं यूक्रेन की, उस पर अटैक किया। क्यों? ताकि जो मोबिलाइजेशन वो कर सकें अपनी आर्मी का, वो रुक जाए। हाँ। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन में एक सॉफ्टवेयर होता है, बड़ा ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, .ee करके, बड़ा ही टेक्निकल नेम है उसका। उस पर अटैक किया रशियन हैकर्स ने, और वो सॉफ्टवेयर अप्रॉक्स 1 मिलियन बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं यूक्रेन में। अच्छा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो। अब वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया उस वायरस का। हाँ, वो नॉट पेटिया रैंसमवेयर अटैक था जो रशिया ने किया। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट साइबर अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। अप्रॉक्स $10 बिलियन का नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में, और वो डायरेक्टेड स्पेशली था यूक्रेन की तरफ। 80% यूक्रेन का नुकसान हुआ, बट 20% यूरोप भी इफेक्टेड रहा उसकी वजह से। हाँ। तो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट साइबर अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, नॉट पेटिया। इट्स अ रैंसमवेयर जिसका इस्तेमाल करके वहाँ का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था रशिया का, यूक्रेन का, उस पर अटैक किया गया, और उससे क्या हुआ कि ढेर सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए। ये भी एक फैक्टर है। उसके अलावा आप अगर आप देखेंगे इसमें,
तो डेफिनेटली मिलिट्री रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है वॉरफेयर में, किस टाइप ड्रोन की? वॉरफेयर हो रहा है। मिलिट्री रोबोटिक्स में अगर आप देखेंगे तो जैसे रशिया ने क्या किया है कि जितने भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे वॉरफेयर जब साइड्स पे होती हैं, जब अगर दोनों साइड से लड़ रहे हैं तो लैंड पे जो हो रही है। लैंड पे वॉरफेयर हो रही है, उसमें ढेर सारे मिलिट्री रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी इसमें कई कई तरीक़ों से इस्तेमाल हो रहा है। तो मिलिट्री रोबोट्स एज एन ह्यूमनॉइड। ह्यूमनाइड उसमें ड्रोन वॉरफेयर भी आ जाएगा। ड्रोन वॉरफेयर अगर आप देखिए, वॉरफेयर इन एआई को अगर आपको समझना हो, जैसे अगर किसी लीमैन को समझना हो कि एआई इन वॉरफेयर क्या है, उसको आप 3 चीज़ों में डिवाइड कर लीजिए। पहला होता है मिलिट्री रोबोटिक्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तीसरा होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एआई इन वॉरफेयर इसी में समराइज है। यही 3 तरीका है एआई इन वॉरफेयर करने का। मिलिट्री रोबोटिक्स में आपके ड्रोन आ जाएंगे, आपके ह्यूमनाइड्स आ जाएंगे। उस तरह से इंफॉर्मेशन वॉर में आप जान ही रहे हैं, साइबर अटैक्स हो गए। आप जिस तरह की जितने भी हो सकते हैं आप तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के या फिर इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने की। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आप जैम करते हैं अपने सिग्नल्स जैम करते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के। जीपीएस स्पूफिंग हो गई। यस एग्जैक्टली, इसी तरह का है। तो ये हर लेवल पे चल रहा है, हर तरह के लेवल पे चल रहा है इसमें। आपने स्टार्टिंग में ये क्यों बोला कि रशिया तो एआई के अंदर कहीं ना कहीं पीछे है कंपेयर टू यूएस और चाइना? आपने तो बहुत काम किया है रशिया एआई पे, स्टडी किया है। टेल मी, यूएस रशिया से कैसे बेटर है एआई के अंदर, स्पेशली अगर हम जियोपॉलिटिक्स या एआई वॉरफेयर की बात करें इन केस ऑफ दैट? ये तो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली वो तो आपके इन्वेस्टमेंट, आपके जीडीपी का स्केल, आपके पास कितनी बिग टेक कंपनीज हैं, उसमें ही दिख जाता है कि डेफिनेटली यूएस तो हमेशा से नंबर 1 रहा है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के फील्ड में। गिव मी एनी स्पेसिफिक एग्जांपल वेयर यू आपको लगा यार रशिया में अभी ये चीज़ें कम है, हाँ हाँ ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो पा रही उनमें। हाँ। उसके पीछे तो आपको अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं वहाँ पे गया तो उनकी सर्विसेज इस्तेमाल की हैं। जैसे कि एक चीज़ उन्होंने अच्छी की कि अपने अपने अल्टरनेटिव इंटरनेट के बना लिए, इंटरनेट कंपनीज के। जैसे जैसे चाइना उनका ने बनाया हुआ है। जैसे उनका बनाया, जैसे उनके पास वहाँ पे फेसबुक ने वी कॉन्टेक्ट है, वहाँ पे ऊबर नहीं काम करता है, वहाँ पे यांडेक्स है। यांडेक्स इज कंसिडर्ड गूगल ऑफ रशिया। तो इस तरह की उनकी इंटरनेट कंपनीज उन्होंने बना रखी हैं। तो वो तो उनकी डेटा सॉवरेनिटी का हिस्सा है कि भाई हम अपना डेटा किसी को नहीं देंगे, हम अपना डेटा अपने पास इस्तेमाल करेंगे और अपने पास रखेंगे। अब चूंकि आप आइसोलेटेड हो पूरी दुनिया से, सिर्फ अपना ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो स्केल तो नहीं कर पाओगे। यूएस के पास एडवांटेज है कि वो स्केल करता है, पूरी दुनिया में उसकी कंपनीज फैली हुई हैं, हर जगह से उसके पास डेटा आता है, हर जगह हर तरह की काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हर तरह के लोग उसके पास आते हैं काम करने के लिए। तो डेफिनेटली उसके पास वो स्केल है, रशिया के पास नहीं है। बट रशिया अपनी चीज़ें, एटलीस्ट वो अपनी सॉवरेनिटी के बारे में सोचता है कि हाँ, हमारा कोई और नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, हमारा फ़ायदा कोई नहीं उठा पाएगा। उसके लिए वो ज़रूरी है कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ हर फील्ड में डेवलप करते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका, जैसे गीगा चैट है, चैट जीपीटी सबको पता है, लेकिन रशिया में गीगा चैट इस्तेमाल होता है। वो उनका काइंड ऑफ एलएलएम है, बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन रशियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अच्छा है क्योंकि रशियन डेटा पे ट्रेन हुआ है। तो रशियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अच्छा है। तो प्रोडक्ट बनाने का तो मतलब उनकी कैपेबिलिटीज है ना, इसका मतलब। बिल्कुल, डेफिनेटली उनके पास मैथ्स एंड साइंस की इतनी अच्छी बैकग्राउंड है। सोवियत हिस्ट्री पूरी मैथ्स एंड साइंस पे बेस्ड रही है, पूरी वॉरफेयर पे। उनका जितना भी कोल्ड वॉर चला है वो मैथ्स एंड साइंस की भी लड़ाई रही है। करेक्ट। तो वो तो ये उनका बेस है और वो आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके इंस्टीट्यूशंस काफ़ी बेस्ट है। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। मैंने तो अपनी पीएचडी में इन सारी इंस्टीट्यूशंस को कवर किया है कि मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, कैसे इनका रोल रहा है सोवियत हिस्ट्री में और कैसे इन्होंने एआई की फील्ड में अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दिस। अब अगर आप सोवियत कंप्यूटिंग हिस्ट्री की बात करेंगे अगर, उसमें तो 1951 में BESM सीरीज़ उन्होंने लॉन्च की थी और उसके बाद से फिर उन्होंने MESM सीरीज़, ये सुपर कंप्यूटर्स थे अच्छा। उस समय में 1950s और 1960s के समय में जिन्होंने सुपर कंप्यूटर्स, ये रशिया में डेवलप हुए हैं। बड़े प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जैसे विक्टर ग्लुस्कोव हुए हैं और आपके बड़े फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जो आज का जो करंट एआई पैराडिग्म है उसमें रशियन साइंटिस्ट का भी रोल रहा है, बट वेस्टर्न मीडिया रिकॉग्नाइज कहाँ करती है। उन्होंने एक तरह से कई तरह से कंट्रीब्यूट किए हैं अलग अलग, जैसे टर्नरी लॉजिक हुआ उसमें कंप्यूटिंग में, वो वहाँ रशिया से आया है। बहुत सारी ऐसे फंडामेंटल मैथ्स और साइंस के कंट्रीब्यूशन जो हैं रशिया से आए हैं, जिन्होंने आज की जो करंट एआई कैपेबिलिटीज़ हम वेस्ट में जो डेवलप हो रही हैं वो बेस रहा है। ये भी बात है। अब चूंकि हम सिर्फ यूएस के बारे में जानते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करना। एंड हाउ इज चाइना डूइंग वेल इन एआई?
क्योंकि यूएस का तो सबको समझ में आता है कि यार ग्लोबल है। रशिया की जो लिमिटिंग फैक्टर है हाँ हाँ कि रशिया ने अपने ही सॉवरेनिटी डेटा प्रोटेक्शन के लिए यस खुद यस के सब कुछ ही खुद का बनाया हुआ हाँ है हाँ हाँ और अपने तक ही रखा हुआ है। अपने तक ही रखा चाइना है। भी यही करता है। इवन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, उनका फोकस तो मैक्सिमम डिफेंस एंड सिक्योरिटी में होता है Correct. कि किसी तरीके से हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है अपने डिफेंस एंड सिक्योरिटी में इस्तेमाल करके अपनी सोवरेनिटी स्ट्रेंथन कर लें। हाँ। रैदर देन एक्सपेंशन जब करेंगे तब करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी का, वो बात अलग है, लेकिन पहला उनकी प्रायोरिटी होती है अपने डिफेंस एंड सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करना। चाइना का भी यही अप्रोच रहता है। चाइना का एक्सपेंशन है। बट चाइना का खुद का ही है ना कि हाँ, मैं हाँ। भी दीदी बनाऊंगा अपने यहाँ पे, अगर यहाँ पे उबर है तो मेरा भी यहाँ पे लोकलाइज वी चैट होगा, अगर यहाँ पेटीएम है तो। वो तो पहला स्टेप है, वो तो आपको करना ही करना है। हाँ। आपको अगर चाहते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड डोमिनेशन आपका एजेंडा है तो पहले तो अपना खुद ही बनाना पड़ेगा, वो तो पहला फैक्टर है ही। लेकिन उसके बाद से अब चाइना में वो टेंडेंसीज दिख रही हैं कि वो कैसे कैसे अपनी टेक्नोलॉजीज जो है वो एक्सपोर्ट कर रही हैं अदर नेशंस में, स्पेशली सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। जैसे कि अगर आप देखा जाए कि सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, जैसे आप बोलते हैं जिनजियांग टेस्टिंग बोलते हैं, तो जितनी भी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी होती है उनका जिनजियांग प्रोविंस है जो कि काफ़ी टर्मोइल में रहता है, जहाँ पे उइगर मुस्लिम्स हैं, उनके साथ कई तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, देखा जाता है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस तरह का, और प्रेडिक्टिव पुलिसिंग, इस तरह की टेक्नोलॉजी वो टेस्ट करते हैं उस प्रोविंस में। फिर और थोड़ा डिटेल में बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है यस यस प्रेडिक्टिव पुलिसिंग? प्रेडिक्टिव पुलिसिंग समझिए कि हाँ आपके पास पूरा डेटा सेट है, उसमें आपके पास लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। अच्छा। तो जैसे ही कोई क्राइम होगा तो वो टेस्ट का वो जाएगा डेटा उस सॉफ्टवेयर में, और वो कोशिश करेगा वो फाइंड आउट करने के लिए कौन पॉसिबल हो सकता है क्रिमिनल। अच्छा, मतलब अगर एक क्रिमिनल का एक सर्टेन बिहेवियर था, एक पैटर्न था, काम करने का तरीका था, उसका एक सिग्नेचर होता था, मूव, कि यार ये बंदा ऐसे काटता है या व्हाटएवर। यस एब्सोल्युटली, तो ये सारी प्रोफाइलिंग हो रखी है प्रोफाइलिंग हो रखी उस है सॉफ्टवेयर में। हाँ हाँ। अब कोई भी कहीं पे नया क्राइम हुआ, वो क्राइम को एक्सप्लेन करके उस एआई में डालेंगे, यस, उससे निकाल लेंगे कि ये कौन कौन से क्रिमिनल्स के साथ पर्सनालिटी मैच हो रहा है। ये सिर्फ आप एक एग्जांपल दे रहे हैं, बड़े निश लेवल पे होता है। हाँ। किसी ज्योग्राफिकल रीजन में हुआ है, किसी सर्टेन लोकेलिटी में हुआ है, तो उसके आसपास कौन से क्रिमिनल्स एक्टिव रहते हैं, तो सबसे पहले उनको पकड़े जाएंगे। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल, उसमें काफ़ी बायस और इशू के भी है कि हाँ डेटा बायस होता है कई बार, तो जो नहीं भी किया होता है वो पकड़ा जाता है। तो वो सारे इश्यूज हैं, लेकिन वो चाइना में अब चूंकि ह्यूमन राइट्स को लेके उतना ज़्यादा इश्यूज नहीं होते, स्पेशली उनके जिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो इस तरह की टेक्नोलॉजी टेस्ट करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वो बड़ा ही फेवर करता है कि हाँ हमारे पास चाइना मॉडल, हमें चाइना मॉडल बड़ा पसंद है, चाइनी की जो टेक्नोलॉजी होती है बड़ी इफेक्टिव होती है। इस तरह के बहुत सारे, इथियोपिया कंट्री है, मिडिल ईस्ट में भी जो कंट्रीज़ हैं आपके यूएई, कतर, सऊदी अरबिया, वो भी बहुत पसंद करते हैं चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ को, क्योंकि उनके यहाँ भी उतना अथॉरिटेरियन ही रिजीम है एक तरीके से, उतनी डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये चाह रहे हैं, चाइना जो है सारी इस तरह की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है। और तो और अफ्रीका में क्या कर रहा है कि एआई कॉलोनीज भी बना रहा है, उनके सारे जितना भी वो अपने मॉडल्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो, अपने एआई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर दो, और काइंड ऑफ क्रिएट अ डिपेंडेंसी उस गवर्नमेंट की, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस की। उस डिपेंडेंसी से फिर आपकी एक काइंड ऑफ एआई कॉलोनी होगी, उनका सारा डेटा जो होगा आपके पास आएगा हमेशा सर्वर्स में। कई बार देखा गया है कि जिम्बाब्वे में अदिस अदाबा एक जगह है, वहाँ पे जो सर्वर्स हैं वो रात में देखा जाता है, कहते हैं कि एक साथ कई सारे सर्वर्स एक्टिव होते हैं और ढेर सारा डेटा ट्रांसमिशन होता है अफ्रीका से चाइना की तरफ, लाइक रेगुलरली। तो वो बोलते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ आपका जितना भी अफ्रीकन सिटीजन्स का डेटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है चाइना की तरफ। इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि उनका एजेंडा ही यही है कि आप डिपेंडेंसी क्रिएट करिए, फिर उसके बाद से अपने पहले आप सर्विसेज बेचिए, फिर उनका डेटा लीजिए, फिर उन डेटा के बेसिस पे प्रोडक्ट्स बनाइए, फिर उनको बेचिए और डिपेंडेंसी क्रिएट करिए। जो कि चाइना ने ये सेम चीज़ रेप्लिकेट उसमें भी तो की थी, जब इन्होंने सब कंट्रीज को लोन देना शुरू कर दिया था, कि श्रीलंका को लोन दिया इतना ज़्यादा, डेट ट्रैप जिसको बोलते थे। एग्जैक्टली अभी वो एआई ट्रैप हो रहा है। या ऑब्वियसली उसी का हिस्सा एक तरीके से आप देखें तो उनका वही था कि हाँ भाई पहले पैसे से डिपेंडेंट बनाओ, काइंड ऑफ फाइनेंशियल कोलोनाइजेशन कहते हैं, ये डिजिटल कोलोनलिज्म है, वही है, इट्स एन एक्सटेंशन, एक ही तरह की चीज़ें हैं। बट जब आप एआई वॉरफेयर को पूरा समझते हो, है ना, आपने 3 एग्जांपल्स दिए, 3 चीज़ें बताई कि यार पहला होता है कि आप उसको डिजिटली कैसे, एआई वॉरफेयर के 3 पार्ट्स बता रहे थे, मिलिट्री, रोबोटिक्स, हो गया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना।
इनके अलग अलग कहाँ कहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स होते हुए देखे हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में एक जो सबसे बड़ा आता है दैट इज स्टकनेट, यस, राइट? हाँ हाँ उसके बारे में बताओ जरा। हाँ। स्टक्सनेट, हाँ, आपने ये बड़ा ही सबसे पायनियरिंग एग्जाम्पल बोला जाता है जब साइबर अटैक्स की बात होती है। हाँ। स्टक्सनेट इजराइल और यूएस ने मिलकर किया था ईरान पे। तो ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वहाँ पे वो यूरेनियम एनरिच कर रहे थे और पॉसिबिलिटी थी कि शायद वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे। तो ये इजराइल और यूएस को हमेशा से इस बात की चिंता रही है और आज तक वो लड़ाई चल रही है कि किसी तरीके से वो न्यूक्लियर बनाए। वेपन्स ना बना पाए। तो उस समय उन्होंने क्या हुआ कि वो ओक टेनेसी में एक इंस्टीट्यूशन है उनका, यूएस का, वहाँ पे उन्होंने पूरी सिमुलेशंस बनाए कि जो नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है कैसी है, वहाँ पे किस तरह के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। पूरी उन्होंने एक काइंड ऑफ सिमुलेशन बनाया, फिजिकल सिमुलेशन, और किस तरीके से हम वहाँ पे पेनिट्रेट कर सकते हैं और अपना जो पेन ड्राइव के थ्रू जो है वहाँ पे जो वायरस है जो उसको स्टक्सनेट वहाँ पे कर सकते हैं। स्टक्सनेट वाज अ 0-day एक्सप्लॉइट अटैक। जीरो डे एक्सप्लॉइट ये बोलते हैं कि आपको अटैक के बारे में तभी पता चलेगा जब हुआ। तो जो साइबर सिक्योरिटी टीम है आपकी प्रोटेक्ट करने की, उसके पास 0 days होंगे, उसके पास एक भी दिन नहीं होगा उस चीज़ से बचने के लिए। जब अटैक हुआ तभी पता चलेगा, 0-day एक्सप्लॉइट्स। तो जब हुआ तभी ईरान को पता चला कि हाँ ये हुआ है। बट ज्यादातर तो ऐसे ही होता है, जब अटैक होता है तब पता लगता है, मतलब कई बार इसमें। आपके लूप होल्स पता होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को भी, बट अब उतने उनको होता है कि वो लूप होल बंद करेंगे तो कोई और लूप होल खोलना पड़ेगा, तो वो उतना ही करते हैं। वहाँ पे उतने डेटा नहीं रखते हैं उस लूप होल के फॉर्म में, उतना इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं होती है। तो वो उन्हें पता होता है कि यहाँ से अटैक आएगा तो कैसे कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। जब पता ही नहीं है कि अटैक किस रास्ते से आएगा तो वो काइंड ऑफ 0-day एक्सप्लॉइट हो गया। ठीक है। तो उसमें क्या उसमें हुआ था फिर तो आगे? फिर उसमें उन्होंने पेन ड्राइव या किसी फिजिकल डिवाइस की मदद से अपना जो है जो वायरस है वहाँ के सिस्टम्स में पहुँचा दिया। अब वो सिस्टम से पहुँचा गया तो न्यूक्लियर जो रॉड्स होती है ना, वो क्या नाम है, एनरिच जहाँ हो रहा होता है वहाँ पे, उसे एक टेक्निकल टर्म कहते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूज, डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज जो होता है उस पर जो रीडिंग्स आ रही थी वो सेंट्रीफ्यूज हीटअप हो रहा है, ठीक है। अब वो सेंट्रीफ्यूज हीटअप हो रहा है लेकिन जो डिस्प्ले पे जो रीडिंग बता रही है वो जो वहाँ normal ही है। साइंटिस्ट है वो नॉर्मल बता रही है। तो अब सॉफ्टवेयर जो है वो उनके कंप्यूटर सिस्टम्स में घुस चुका है और वो रीडिंग्स गलत बता रहा है। तो अब सेंट्रीफ्यूज जल के एकदम ख़राब हो गया वो एक तरह से वहाँ पे, और रीडिंग्स बता रही थी नॉर्मल। जब पता चला तो भाई उन्हें समझ में आया कि हाँ इस तो अटैक हो चुका है। अब उसमें यही बात है कि उसका एजेंडा यही था कि किसी तरीके से जो उनकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको पीछे किया जाए। तो कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 3 से 5 साल पीछे हो गया उस अटैक की वजह से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था। कई लोग बोलते हैं कि अप्रॉक्स 5 से 6 साल पीछे हो गया। तो इट्स अ वेरिएबल, बट हाँ इवन ईरान भी एक्नॉलेज करता है कि उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। उसके बाद से पूरी दुनिया में ये शोर हो गया और सबको लगा कि ये तो एक नया डोमेन आ चुका है वॉरफेयर में, जहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई कन्वेंशनल तरीका से जाने की। पहले होता था कि अगर आपको मान लीजिए कि किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे आपको अटैक करना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम प्लेन तो भेजना पड़ेगा, या फिर फिजिकली आपको वहाँ पे सोल्जर्स भेजने पड़ेंगे। आप बैठे बैठे एक जगह से आप किसी के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक आइडिया आ चुका है इन्फॉर्मेशन साइबर अटैक्स के फॉर्म में। पूरी दुनिया को पता चला कि आपको ज़रूरत ही नहीं है उतना, आपको एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो गया, आपको ज़रूरत ही नहीं है सोल्जर्स का इस्तेमाल करने के लिए, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करने के लिए, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने के लिए। आप बैठे बैठे कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पे तो बोला भी जाता है कि द सेफेस्ट सोल्जर इज द वन हु इज नेवर सेंट टू द बैटल, यस, बिकॉज हिज एब्सोल्युटली। ड्रोन्स आर फाइटिंग फॉर हिम। हाँ, बट नॉट साइकोलॉजिकली। हाँ, इसमें एक साइकोलॉजिकली नॉट, ऑफ कोर्स। या इसमें एक टर्निंग पॉइंट है एक तरीके से अगर देखा जाए। आपका सोल्जर तो बैठ के यहाँ से वीआर हेडसेट लगा के कहीं ना कहीं बैठ के कोई अटैक कर दे रहा है, लेकिन रिसर्चेज में पाया गया है कि जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एक काइंड ऑफ उस सोल्जर को डिसोसिएशन हो जाता है, एक गिल्ट फील होता है कि आप कुछ कर क्या रहे हो, आपका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। आपने वीआर हेडसेट लगाया, काइंड ऑफ गेम खेल रहे हो, आपका ड्रोन जा रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने गए और किसी को अटैक कर दिया, वहाँ पे लोग मर गए, और फिर आपने वीआर हेडसेट उठाया, अपने घर चले गए। तो काइंड ऑफ डिसोसिएशन हो जाता है जो लोग उस तरह के काम करते हैं, एक गिल्ट फीलिंग होती है। बट वो गिल्ट फीलिंग तो रियल वॉर में भी अगर सोल्जर जाएगा तब भी रियल वॉर में एक चीज़ होता है ना कि आप अपने लोगों को भी तो मरते देखते हो, ये भी तो बात होती है, आप अपने साथ के लोगों को मरते भी तो देखते हो। तो काइंड ऑफ आपको लगता है कि चलो
इट्स लाइक हाँ Balance हो गया। बैलेंस हो रहा है। लेकिन आप देखते हो कि मतलब आपके पास एक पर्पस आ जाता है पर्पज लड़ाई आ जाता लड़ने है का। लड़ने का, एग्जैक्टली वो चीज़ वहाँ पे नहीं रहती, तो लॉट ऑफ डिसोसिएशन फील होता है जो इस तरह की जिस काइंड ऑफ जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं सोल्जर्स या फिर वहाँ के ऑपरेटिव्स। इंटरेस्टिंग। एक और साइबर अटैक का मैंने देखा था कि आपने खैर डिजिटल अथॉरिटाइजेशन की तो बात कर ही ली है, चाइना का जो मॉडल है, बट द अदर वन इज गॉस्पेल एआई। यस, ये क्या है? दिस इज फ्रॉम इजराइल। हाँ, गॉस्पेल एआई का वो एआई सिस्टम जो इज़राइल का है, वो सिर्फ उसका एक सिस्टम है एक्चुअल में। जो अभी आप जो हमास और इज़राइल के बीच में आप जो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, उसका एक सर्टेन टाइमलाइन है कैसे कैसे हुआ, बट उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि काफ़ी लेवल पे एआई का इस्तेमाल बड़े ही सफिस्टिकेटेड तरीके से इजराइल कर रहा है। तो उनका एक एआई सिस्टम है गॉस्पेल एआई, जिसको हसबोरा भी बोलते हैं। वो क्या करता है कि वो टारगेट जनरेट करता है। उसको पता है, जैसे इजराइल को पता है, इजराइल के पास डेटा है कि हाँ हमास के कौन कौन ऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, और कौन कौन हो सकते हैं। तो वो पूरा एक डेटा लिस्ट जनरेट करता है। वो एआई सिस्टम इतना कैपेबल है कि खुद ही जनरेट करता है कि हाँ ये है हमास के ऑपरेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से एक और एआई सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं लेवेंडर। वो फिर आइडेंटिफाई करता है कि वेदर दीज आर हमास ऑपरेटिव्स और नॉट। लेवेंडर एआई सिस्टम। फिर वो एक हो गया कि आप जनरेट कर रहे हैं, लिस्ट जनरेट कर दी, ठीक है, काइंड ऑफ। एक हो आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ ये हैं, ये हमास ऑपरेटिव्स हैं। फिर एक है सिस्टम वेज डैडी। तो उसमें क्या है कि हमास ऑपरेटिव्स कई टाइम तो अपने लोकेशन पे होते नहीं है, कहीं ना कहीं कर रहे हैं अपनी किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं, समझ रहे हैं, जैसे ही डैडी आए, समझ रहे हो, तब क्या होता है कि वो सिस्टम अलर्ट जनरेट कर देता है। जो वेयर इज डैडी जो एआई सिस्टम है, वो सिस्टम जो है ना अलर्ट जनरेट करता है कि ये जो है इंसान अपने घर आ चुका है, अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास। फिर वहाँ से अटैक होता है सीधे। तभी तो हम देख रहे हैं कि इतनी सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं गाजा में, कि आप एक जो हमास ऑपरेटिव है उसको मारने के चक्कर में आप 20 लोगों को मार रहे हो। इवन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम जहाँ पे 15-20 लोगों को मारने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम एक हमास ऑपरेटिव्स के लिए 15-20 लोग जायज़ हैं उनके हिसाब से, जो बेगुनाह है। तो वहाँ पे कई बार तो 100 जहाँ पे एक हमास ऑपरेटिव 100 लोगों को मारना है, वहाँ पे वो भी हुआ है। इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि ऐसे तो फिर किसी को भी मार दिया जा रहा है। मतलब हाउ डू वी नो कि वो हमास ऑपरेटिव है? हाउ डज द एआई नो? ऑब्वियसली उसमें भी तो वही है ना, वो उसका तो वही तो फ्लॉ, उसमें 10% एरर रेट है। अच्छा। अप्रॉक्स 10% एरर रेट है जो आपका लेवेंडर एआई सिस्टम है। हाँ। उसके बावजूद भी उसको आप दिया गया है फुली छूट दी कि हाँ इस्तेमाल करो। 90% तो ठीक ही मर रहे हैं। 90% तो ठीक ही मर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, उनका ये लॉजिक है। और वहाँ पे तो वो डिसाइड भी नहीं करना है, जो सोल्जर बैठा है या फिर जो इजराइल की तरफ से जो भी वहाँ पे ऑपरेटर है, उसको ये भी नहीं सोचना कि हाँ, उसको बस चेक करना। उसके पास 20 सेकेंड का रिव्यू होता है। आइडेंटिफाई हो चुका है, अच्छा वही आदमी है, वही हमास ऑपरेटिव है, ठीक है, लॉन्च कर दो। 20 सेकंड में उसको डिसीजन लेना, मिसाइल लॉन्च। यस 20 सेकंड में करना है। अगर मेल है तो कर ही दो सीधा सीधा। हाँ। ऐसा है उनका ये हिसाब। तो एक मैंने इलेक्शन इंफ्लुएंस की तो हमने बात भी की है खैर, बट मुझे ना थोड़ा सा और डिटेल में समझना है, बिकॉज मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में 5 चीज़ें आई थी, 5 कंट्रीज आई थी जो सबसे ऊपर हैं एआई के अंदर, स्पेशली the ones that are using AI warfare technologies in enhancing their capabilities. पहला तो यूएसए, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर इजराइल एंड फिर ईरान। ओके। इसके अलावा आप कौन कौन सी इमर्जिंग कंट्रीज देखते हो जहाँ पे बहुत अच्छे से एआई को यूज़ कर रहे हैं इन वॉरफेयर? इसके बाद से अगर देखा जाए तो फिर आप इंडिया, डेफिनेटली इंडिया हुआ है। इंडिया का आपने देखा ही, इंडिया कर रहा है। फिर इंडिया में कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इंडिया तो अभी हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उससे ही बोल सकते हैं वहाँ पे एआई का कितना इस्तेमाल हुआ है। अगर ऑपरेशन सिंदूर बोला जाए तो इट इज़ द फर्स्ट एल्गोरिदमिक वॉर इंडिया की तरफ से हुआ है, इंडिया पाकिस्तान में फर्स्ट एल्गोरिदमिक वॉर। अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो फिजिकली होते थे, बट इस बार एल्गोरिदमिक वॉर हुआ है। अब एल्गोरिदमिक क्यों बोल रहे हो? एल्गोरिदमिक इसलिए क्योंकि अप्रॉक्स साइबर अटैक्स की जो क्वांटिटी थी बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्स 1.5 मिलियन साइबर अटैक्स हुए थे पाकिस्तान के साइड से ऑपरेशन सिंदूर में, और 99.9% जो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम था, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ थी हमारी साइबर फॉर्म में, हमने उसको मिटिगेट किया। अप्रॉक्स 150 साइबर अटैक्स ही हमें इम्पैक्ट किए। बाकी 99.9% साइबर अटैक्स जो है हमने
डिसमेंटल किए उधर से। बट ये तो हमारा डिफेंस हो गया ना। ऑफेंस हमने क्या क्या किया? ऑफेंस में बोलना बड़ा मुश्किल है। ऑफेंस तो हम क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे। साइबर अटैक की सबसे बड़ी तो बात है कि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, हमने किया ही नहीं, हम नहीं जानते, पता नहीं किसने किया है। कोई होगा, कोई ग्रुप साइबर हैक अटैकर ग्रुप, साइबर अटैक करने वाला, उसने किया होगा। स्टेट तो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता किसी साइबर अटैक की। इवन यूएस और इसराइल ने भी कभी नहीं लिया। हाँ, ईरान वाले अटैक में कोई नहीं लेता। वाला जो था, पूरा फ़ायदा तो वही है ना। इस लाइक कि हाँ, जहाँ पे आपका नेशन स्टेट को वही तो फ़ायदा है कि आपको एक्नॉलेज करना ही नहीं है। हम गए ही नहीं थे, क्या प्रूफ है? कोई भी हो सकता है। तो फिर हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफेंस वी आर सेइंग कि हाँ इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है? इन फॉर्म ऑफ साइबर अटैक, हाँ, साइबर अटैक्स प्रिवेंशन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसमें दो है। डेफिनेटली जब पाकिस्तान की बात होती है तो डेफिनेटली हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है, उनके जिनके जो हैकर्स हैं, जो उनके जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने जिन लोगों को रखा है उसको हमें डिफेंड करने का। लेकिन जब बात चाइना की आएगी, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें मैंने एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली ये पाई है कि पाकिस्तानीज जो हैकर्स हैं, दे आर वेरी वेल एंड दे आर वेरी नोटोरियस ऑल्सो। यस यस यस, एब्सोल्युटली। इसमें सच्चाई है कोई इस बात में? एक्चुअली वो जो है उनको काफ़ी चाइनीज़ फंडिंग भी है। तो जो आपको दिख रहे हैं वो नोटोरियस दिख रहे हैं, उनके पास ढेर सारा चाइना से फंडिंग आ रहा है। तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो वही बात मैं बोल रहा था ना कि जब पाकिस्तान को टैकल करने की बात आती है तो हमारे पास ढेर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम कर लेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना, वी आर इन ए प्रॉब्लम एक्चुअली। और वो हमारे टॉप ऑफ द टॉप लोगों ने भी एक्नॉलेज किया है कि इवन जो हमारे फॉर्मर सीडीएस थे बिपिन रावत, उन्होंने बोला कि साइबर अटैक्स के अगर उसमें बोलेंगे साइबर कैपेबिलिटीज़ में, उसमें चाइना हमसे काफ़ी आगे है और इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। उन्होंने एक्नॉलेज किया है। एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं सानी सर करके, उन्होंने बोला है कि भाई हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ और एनटीआरओ, उनका तो जो साइबर कैपेबिलिटी उसके बारे में बात ना करो तो ही बेहतर है। इट्स इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू चाइना डेफिनेटली। उसका कोई जवाब भी नहीं, मतलब उसमें बात ही करना उस लाइक कि इट्स नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग कि जो हमारी साइबर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। तो हाँ, अब उनका व्यू हो सकता है डेफिनेटली एट करंट लेवल क्या हो रही हैं चीज़ें। वो तो साइबर अटैक्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसका पूरा वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है ना। सोल्जर्स आ रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से तो आपको दिखेंगे। साइबर अटैक्स कब हो रहा है, पीछे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, स्पेशली इन न्यूज़ एंड मीडिया। राइट। और कोई मेजर इंसिडेंट्स आपने देखा कि वेयर ऑल एआई इज बीइंग यूज्ड इन द वॉरफेयर? जैसे मैं एक और एग्जांपल पढ़ रहा था, चाइना तो इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो जीन एडिटिंग करने लग चुके हैं कि हमारे जो ह्यूमंस हैं उनकी एक सर्टेन लेवल की कैपेबिलिटीज़ हैं। तो चाइना ने रिसेंटली लोगों के जीन एडिट करने शुरू कर दिए कि हम इसकी जो विजन है ना रात की, हमारे सोल्जर्स की नाइट विजन है, उसका जीन मॉडिफिकेशन करके उनकी नाइट विजन इंप्रूव कर देंगे। यस। तो ऐसे इतना कौन सोचता है और इस लेवल पे काम कर रहे हैं लोग? Which all other countries or examples come to your mind like this? इसमें तो सबसे पहले चाइना का, आई मीन जीन एडिटिंग में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो क्रिस्पर की बात होती है। ठीक है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आपने बात सुना ही होगा जीन एडिटिंग के लिए। तो उसमें अगर आपको देखो तो सिंपल सी बात है, अगर वो कौन कर रहा है और तो आपको सबसे पहले देखना होगा किसी भी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है, वो आपको पता चल जाता है कितने पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं उस कंट्री से। तो अगर देखेंगे आप पेटेंट्स के फॉर्म में, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स के फॉर्म में, तो आपको चाइना और यूएस ही दिखेंगे। अप्रॉक्स 800 पेटेंट जीन एडिटिंग में 800 पेटेंट्स आपको दिखेंगे अगर चाइना के हैं, तो 800 और अप्रॉक्स उसके यूएस के ही होंगे। यही दो कम्पीट कर रहे हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आता है यूरोप, जो आपको पाएगा आपको हंड्रेड्स में आएगा, 100 और समथिंग इस तरह का। तो दिखने से तो पता चल ही रहा है ना कि कितने जो पेटेंट्स फाइल हो रहे थे, इसमें वही है। यूएस और चाइना की बात होती है, और चाइना है। चाइना तो अगर ट्रायल्स की बात करें, आपकी पेटेंट्स की बात तो अलग होगी, लेकिन ट्रायल्स जो है, क्लिनिकल ट्रायल्स क्रिस्पर पे, वो उसके मामले में वो यूएस से भी आगे है चाइना। क्योंकि वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए आपको कोई कहीं से परमिशन लेने की ज़रूरत है नहीं, स्टेट ने बोल दिया तो करना है। और क्या, वहाँ पे इतना ह्यूमन राइट्स की कोई इश्यूज़ तो है नहीं, तो वो करते हैं। और वो दिख भी रहा है उनके किस तरह के जो ट्रायल्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इवन उन्होंने क्या किया है कि तिब्बत में इन्होंने जीन रिसोर्स बैंक बनाया है तिब्बतन्स को स्टडी करने के लिए। कि तिब्बतन्स का एडवांटेज क्या है कि जब हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं और उन्हें उतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, हीमोग्लोबिन जितना है उसमें ही काम चल जाता है। ठीक है, तो ये उनका जो तिब्बतन्स का जो जीन इवोल्यूशन हुआ है वो ओवर द ईयर्स हुआ है। ठीक है, तब उन्होंने कैपेबिलिटीज़ डेवलप की हैं अपने बॉडी के अंदर कि जहाँ पे वो कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब जब वो हान चाइनीज़ जाता है, सोल्जर है जो मेनलैंड से है,
वो जब तिब्बत में जाता है, जो सियाचिन में जाता है, तो उसको हो जाता है सियाचिन सिंड्रोम। वो उतना नहीं है, उसके पास उतनी ऑक्सीजनेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, उतना उसको चाहिए ऑक्सीजन उस मात्रा में, जिस मात्रा में वो अपने लैंड पे रहता है वहाँ पे। तो चाइना को समझ में आ गया है कि अगर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हुआ, स्पेशली इंडिया के साथ, तो आपको अगर आपने सैनिक भेजने हैं तो आपको ऐसे सैनिक तो होने चाहिए ना आपके सोल्जर्स, जो उनके पास उतनी कैपेबिलिटीज़ हो, जो तिब्बतन्स के पास है। तो तिब्बतन्स का पूरा सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, जीन सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं चाइना जो है। उन्होंने अपना रिसोर्स बैंक बनाया, आई थिंक वो रिसोर्स बैंक तिब्बत में बनाया, वो उसको कंसिडर किया जाता है कि जो हाईएस्ट प्लेट्यू रिसोर्स बैंक है, मतलब उतनी ऊंचाई पर कोई और जीन रिसोर्स बैंक नहीं है पूरी दुनिया में उतनी ऊंचाई पर जितना तिब्बत, क्योंकि तिब्बत इतना काफ़ी प्लेट्यू इस ऊपर है काफ़ी ज़मीन से, तो उतनी ऊपर कोई नहीं है वहाँ पे। वो अप्रॉक्स लाखों जो तिब्बतन्स हैं उनका जीन सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं कि क्या ट्रेड्स हैं उस जीन के जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम अपने सोल्जर्स को उतनी कैपेबिलिटीज दे पाएँ जितना जीन पे, ताकि वो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इस्तेमाल हो सके। इनफैक्ट चाइना ने तो ये चीज़ अपने लोगों की हाइट बढ़ाने में भी की है। हाँ हाँ जब जब स्टार्टिंग में हम देखते थे ना, हम हमेशा ही बोलते थे चाइनीज तो बहुत छोटे होते हैं, हमसे भी बहुत छोटे होते थे। अब लेकिन अगर आप उनकी एवरेज हाइट देखोगे तो उनकी एवरेज हाइट हैज गॉन अप अ लॉट। इसमें तो उनके वो भी है, आई थिंक न्यूट्रिशनल जो कैपेसिटी बड़ी द है। विजन हैज बीन देयर ना। यस एब्सोल्युटली, वो तो न्यूट्रिशनल कैपेबिलिटीज एज अ नेशन किसी की चेंज करना, चेंज करना, वो तो खुद गरीबी से निकल के भी तो आए हैं एग्जैक्टली। अपना। तो वो थॉट प्रोसेस की भी तो बात है ना कि यार हम तो सोच रहे हैं कि हम लोगों के जीन्स ही चेंज कर देंगे कि रात को लंबा देख पाए, हाँ 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 हाँ, अच्छे से देख पाए, Yes, क्लियर yes. विजन हो उनके पास। हाँ, नाइट विजन की बात की। नाइट विजन में भी एक मैंने कोई रिसर्च पढ़ी थी कि वो नैनो पार्टिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो इस तरह की कुछ शायद रिसर्च कर रहे हैं जिसमें कि वो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं जिनका अगर आपने उनके सोल्जर्स के आँख में किसी तरीके से वो जो सब्सटेंस है वो पेनिट्रेट कर दिया, तो इंफ्रारेड लाइट को वो विजिबल लाइट में चेंज कर देगा। इस तरह का भी मैंने कहीं कुछ पढ़ा था इस तरह का कि अब वो और उसका इफेक्ट 7-8 हफ्तों तक रहेगा, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फिर आपको वो ग्लासेस पहनने की। करेक्ट। अब विजन ग्लासेस पहने की जो आप लेके जाते हो, क्योंकि उतना एक्स्ट्रा वेट हट गया, तो आप उसको रात में दिख रहा है सोल्जर को, तो इट्स वेरी इफिशिएंट फॉर द सोल्जर। राइट। इनफैक्ट पेन टॉलरेंस के ऊपर भी उन्होंने काम किया है चाइना ने, कि जीन मॉडिफिकेशन करके कि एक सोल्जर को अगर नॉर्मल जैसे कुछ लगा तो पेन हो रहा है, आफ्टर द जीन मॉडिफिकेशन उसको पेन नहीं होगा। यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट टॉलरेंस लेवल ऑफ हैंडलिंग द पेन हैज बीन गॉन अप। यस, हाँ, वो भी है। आई थिंक मुझे तो वो भी उस तरह से हो ही सकता है। आई थिंक इस तरह के आप सब्सटेंसेस क्रिएट कर सकते हो जिसको आप काइंड ऑफ सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करो और आपको पेन नहीं होगा। प्लस उसमें तो अरे वो आई थिंक उसमें तो एक और चीज़ है कि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप इस तरह की चीज़ें कि न्यूक्लियर वॉर हो जाता है इनकेस, अगर मान लीजिए, तो उस तरह के वो सुपर सोल्जर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो न्यूक्लियर वॉर भी सर्वाइव कर सके, उनका न्यूक्लियर पे इफेक्ट ना पड़े। तो वो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं, उनके जीन्स को। फॉर एग्जांपल टार्डिग्रेड आपने सुना है? टार्डिग्रेड होता है, उसको न्यूक्लियर रेडिएशन से वो अपने आप को सेव कर सकता है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं उसके जीन में, तो उसके जीन को स्टडी कर रहे हैं। इवन जैसे कॉकरोच कैन आल्सो, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं चाइना कि उनके जीन्स को हम आइडेंटिफाई कर लें, फिर वो आप स्टेम के थ्रू जो है सेल के थ्रू हम इंक्लूड कर लें अपने सोल्जर्स के साथ। बट मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग तो जीन मॉडिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, हाँ, बट कुछ कंट्रीज तो अभी कुछ भी नहीं कर पा रही। विच ऑल आर दी कंट्रीज दैट यू थिंक कि इतना खराब हाल है उनका कि वो तो एआई तो दूर, बेसिक लेवल ऑफ उनका वॉर कैपेबिलिटीज नहीं है। अरे आप टॉप 10 कंट्रीज के उठा के बाद से तो फिर जीरो ही होने लगता है, और क्या। आप अगर यूरोप को अगर कलेक्टिवली ले लो और फिर उसके बाद से 8-10 कंट्रीज को ले लो, उसके बाद से तो चीज़ें बस फॉलोवर ही हैं, और क्या। उसके बाद से तो जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं एआई के मामले में, तो देखिए पूरी दुनिया पागल है अभी। एआई बज़वर्ड चल रहा है, एआई बूम चल रहा है, तो हर देश चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी ना किसी फॉर्म में तो एआई इस्तेमाल कर ही रहा है। वो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो बिजली वाली बात हो गई है। तो हर देश में जहाँ जहाँ कहीं ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिजली है, तो एआई का इस्तेमाल किसी फॉर्म में कर रहा है। कौन कितने लेवल और कितने स्केल पे कर रहा है वो बात डिफर है, और क्या। तो जिसके पास जितना पैसा है, जितनी रिसोर्सेज हैं, जितना मैन पावर है, जितना ब्रेन पावर है, वो अलग अलग फॉर्म से इस्तेमाल कर रहा है। तो बाकी तो अगर आप अफ्रीका में जाओ तो अभी उतने यूज़ केसेस हैं ही नहीं एआई के लिए, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, बिजली ही नहीं है। फिर आप अगर आप यहाँ पे भी साउथ एशिया में भी देख लोगे तो हर कंट्रीज़ के पास थोड़े ना है, इंडिया ही घूम फिर के आता है, और क्या। बाकी कंट्रीज़ के पास उतनी एआई कैपेबिलिटीज़ कैसे हो सकती है? इसलिए बोला भी जाता है दैट कंट्रीज आर नो लॉन्गर रेसिंग
or fighting for land, they're actually fighting for compute. Yes, absolutely. At the end of the day, it's the energy and the compute that will decide who is going to win the AI war. यस एब्सोल्युटली। और पूरी लड़ाई कंप्यूटर की आपको दिख ही रही है, यूएस चाइना में जो है वो पूरी लड़ाई चिप वॉर जिसे हम बोलते हैं, हाँ, तो वो तो कंप्यूटर की लड़ाई है कि क्या हाँ है चिप वॉर? चिप वॉर फिनोमेना बोला जाता है कि हाँ कि दो कंट्रीज़ जो हैं हमारी यूएस और चाइना, ये चिप वॉर में उतरी हुई हैं कि कौन सबसे एडवांस चिप बना लेगा और कौन सबसे एडवांस चिप को रोक देगा दूसरे के पास जाने से। अच्छा, हाँ, तो फॉर एग्जांपल चिप वॉर का एक बड़ा ही सेंटर बोला जाता है ताइवान, क्योंकि ताइवान में एक कंपनी है TSMC, वहाँ पे दुनिया की सबसे एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब उस ताइवान जो है वो क्लेम करता है चाइना, और यूएस जो है वो नहीं चाहता कि ताइवान चाइना के पास चला जाए, क्योंकि वहाँ पे TSMC है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है कि भाई TSMC को रिलोकेट किया जाए एरिजोना प्रोविंस में यूएस में। तो वहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है यूएस कि हाँ जितने भी TSMC का जो उनकी वल्नरेबिलिटी है कि भाई हम वहाँ से चिप ले आते हैं अपने AI सिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए, उसको वहाँ पे ले जाएं। उसका इम्पैक्ट हमें दिख भी रहा है why कि would Chinese want to go there? ताइवानीज नहीं, आई मीन TSMC इज एन कॉर्पोरेशन, आई मीन उसमें तो हर तरह के लोग काम करते हैं, नॉट ताइवान ही ओनली। बट है तो एंटिटी ताइवान की ना, एंटिटी ताइवान की है वो डेफिनेटली। क्यों जाना चाहेंगे यूएस? अब क्योंकि वो यूएस का ही एक तरह से, अब वो जाना चाहने की बात नहीं है, आई मीन वो स्ट्रैटेजिक लड़ाई है। अब ताइवान तो कहीं नहीं जा रहा है, बट TSMC बड़ा ही स्ट्रैटेजिक एक कॉरपोरेशन है। अब और उसमें काफ़ी रोल यूएस का है उसको खड़ा करने में भी किसी तरीके से, तो अपनी एक तरीके से उसको करना है क्या, ये कैपेबिलिटी यहाँ पर है तो वहाँ पे ज़्यादा पैकेजेस हायर करने दो, वहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज देने दो, तो वो तो जाहिर सी बात है कि इंजीनियर्स उठ के वहाँ चले जाते हैं। तो दीज आर द पीपल हु आर वर्किंग। बट ऐसा क्या है कि यहाँ TSMC में ये चिप बन पा रही है, यूएस में नहीं बन पा रही? वो इकोसिस्टम क्रिएट हो गया ना, हाँ, काइंड ऑफ वो इकोसिस्टम, वो शहर ने ताइपे जो शहर ने ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया बाय चांस, बाई किसी तरीके से कि हाँ सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो टैलेंट है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चिप फैब्रिकेशन के लिए, वहाँ आके इकट्ठा हो गया। वो एक्सपेंड करते 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 इतना स्ट्रांग हो गया आज की भाई पूरी दुनिया के चिप्स वहीं से रूल हो रहे हैं। बट अब उसका आपको उसका अल्टरनेटिव एनवीडिया भी दिख रहा है यूएस में। यूएस ने फोकस किया है पिछले कुछ सालों से कि भाई हमें अपने चिप्स को जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनीज हैं उसको एडवांस करना है। इवन एनवीडिया के जो चिप्स होते हैं वो TSMC में बन रहे हैं आज भी। अच्छा, तो काफ़ी वल्नरेबिलिटी अभी भी है, जब तक वो एरिजोना में अपनी पूरी फैब्रिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश ना कर दे तब तक तो वल्नरेबिलिटी रहेगी। तो उस बट वक्त अभी में रिसेंटली गूगल ने भी तो क्वांटम चिप्स पे काम किया है काफी। हाँ, क्वांटम चिप्स तो एक अलग ही लड़ाई हो गई। चिप वॉर से तो makes the AGI seems to be achievable if it is quantum or not. AGI अचीव करने का सिर्फ क्वांटम ही तरीका नहीं है, ढेर सारे तरीके हैं, बट आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट कि AGI क्वांटम के तरीके से होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं डेफिनेटली। बट हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में जो हैं डिस्कशंस वो हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और ढेर सारे जितने भी हैं, गूगल हुआ, अमेजोन हुआ, जितने भी बिग टेक कंपनीज हैं सारे कुछ ना कुछ क्वांटम फील्ड में करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बट नॉट टू द एक्सटेंट जितना गूगल पहुंच चुका है। गूगल का विलो चिप अभी जो था उसने काफ़ी कैलकुलेशंस ऐसे किए जो कि जो एंट्रोपी स्टेट में भी एक वेरिएंस जो होती है, यस उसके कंट्रोलिंग फैक्टर के अंदर रह के उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। यस पहले क्या होता था कि हल्का सा भी अगर आपका फ्लक्चुएशन हुआ है, दैट यूज टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट्स। और क्वांटम में हल्का सा भी वेरिएशन कैन कॉज अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस, मतलब उसका रिजल्ट्स ही बहुत टैंजिबल लेवल पे चेंज होता है। तो वो जो लिमिटिंग फैक्टर था ना आपका, वो एक जो एंट्रोपी के इश्यूज आते थे, वो गूगल ने अभी काफी हद तक कंट्रोल किए हैं विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द चिप्स। और वो कैलकुलेशंस की स्पीड भी देखिए आप, जो चीज़ों आपको बिलियंस ऑफ ईयर कैलकुलेट करने में लगता है वो आप 4 मिनट में कर पा रहे हो। करेक्ट। तो वो तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। उस हिसाब से तो लगता है कि डेफिनेटली AGI अगर कभी पॉसिबल है, AGI नहीं, अगर ASI की बात हुई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की बात हुई, तो उसमें तो आई थिंक क्वांटम कंप्यूटिंग विल बी द मोस्ट प्रीडोमिनेंट टेक्नोलॉजी जब ASI की बात होगी, क्योंकि उतना कंप्यूट तो फिर आप क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू ही कर सकते हो, राइट, अगर ASI लेवल टेक्नोलॉजी आपको पहुंचना है तो। बट मुझे बताओ कि पूरा अगर आप AI वॉरफेयर देखते हो, उसके अंदर सबसे इस टाइम पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है? व्हाट इज इट दैट स्टॉपिंग पीपल टू अडॉप्ट इट? AI वॉरफेयर में आया, उसमें अगर सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर अगर देखा जाए तो वो तो घूम फिर के आता है कि ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट।
टेक्नोलॉजी आपने एक जगह बना ली, ठीक है, अपने यहाँ टेस्ट कर लिया रूम पे, लेकिन जब आप वॉरफेयर में लेके जाते हो उस टेक्नोलॉजी को, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, वो बड़ा ही डिफरेंट हो जाता है वो सिचुएशन वॉरफेयर, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग वॉरफेयर में ही होगी तो ही पता चलेगा कि कितनी इफेक्टिव है। तो वहाँ पे तो जब आप लैब में बैठ के देखते हो उस टेक्नोलॉजी को, तो बड़ा ही इफिशिएंट और बड़ा ही इफेक्टिव तो सिमुलेशन है ना, सिमुलेशन है, या फिर वहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन है, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में, उसमें आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी को फंक्शन करते, लेकिन जैसे वॉरफेयर है तो वहाँ वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाते हैं, ढेर सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करती है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल कर पाना है एआई में, और उसके लिए आप जितना ज़्यादा बड़ा डेटा सेट होगा उतना ही बेटर होगा। तो दैट्स वाई मोर पीपल आई मीन द वर्ल्ड इज़ बर्निंग टुडे। इतने वॉर्स जो हो रहे हैं, काइंड ऑफ सब कोई अपना अपना एआई टेस्ट कर रहा है, अपना अपना डेटा ट्रेन कर रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है ताकि फ्यूचर प्रूफ हो सके। तो ये भी एक एंगल है इस तरीके से देखा जाए तो। और सारे स्टार्टअप्स बेच भी रहे हैं, जितने भी डिफेंस स्टार्टअप्स हैं, उसके सेलिंग पॉइंट भी तो वही है कि देखो ये रियल टाइम में टेस्टिंग हुआ। जैसे इजराइल की जो मैंने आपको एआई सिस्टम बनाया है, तो जिन जिन स्टार्टअप्स ने इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, अब वो बाकी कॉर्पोरेशंस को उसी बेसिस पे तो बेच रहे हैं कि देखो हमारा रियल टाइम टेस्टिंग हुआ है, वॉर में टेस्ट हुआ है, तो आप खरीद सकते हैं। ये भी तो फैक्टर है। इंटरेस्टिंग। इस पे तो जो आपने बोला ना कि लिमिटिंग फैक्टर है, मैं एक चीज मेरे को एकदम से ध्यान आया, मर्फीज लॉ, कि एनीथिंग विल दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो वो सिमुलेशन में तो हमें सब कुछ सही लगता है, बट रियल टाइम सिनेरियो में कुछ ना कुछ तो गलत होना ही है। या उसी को एरर रेट बोलते हैं। वो एरर रेट होता है एआई टेक्नोलॉजीज में। इवन चैट जीपीटी में हम कई बार देखते हैं आउटपुट हमेशा थोड़ा सही आता है, उसमें भी तो कई बार चीज़ें आउटपुट गलत आती हैं। करेक्ट। और कहाँ पे एआई साइबर वॉरफेयर में यूज होता है एआई, विच इज समथिंग दैट यू ऑब्जर्व वाइल ट्रैवलिंग? ओके, वाइल ट्रैवलिंग मतलब कोई नोटिस किया हो चीज़ें, जैसे रशिया के एग्जांपल्स दे रहे थे आप पहले, कि ये चीज़ें मैंने वहाँ नोटिस की। एनीथिंग एल्स दैट यू नोटिस्ड इन रशिया स्पेसिफिकली दैट यू फेल्ट यार यहाँ पे ये चीज़ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है विच इंडिया लैक्स? हाँ, उनका अगर उस फॉर्म में देखा जाए तो मैंने बताया ना कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी में ही एक्चुअल में उनका बेस्ट है। और फंडामेंटल ट्रुथ ये है कि वो अपने डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेकर बड़ा ही इंक्लूज रहते हैं, वो सारी चीज़ें बताते नहीं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, स्पेशली अपने सिटीजन्स को भी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट कि उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं एआई के फॉर्म में रशियंस की, क्योंकि वो डिस्क्लोज करने में बिलीव नहीं करते उतना। हाँ, डिजिटल सिविलियन टेक्नोलॉजी अगर बोला जाए, अगर आप बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि ये तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात हो गई, और सिविल टेक्नोलॉजी का ही आई मीन काइंड ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन भी तो बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सिविलियन टेक्नोलॉजी तो कई बार मिलिट्री में भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल फेशियल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज बनती पहले मिलिट्री के लिए हैं, या स्पेस के लिए बनती हैं, फिर वो बाद में सिविलियंस के लिए आती हैं। यस यस एब्सोल्युटली। जैसे एमआरआई स्कैनिंग जो मशीन्स हैं, वो स्पेस यूज के लिए बनी थी। इवन वाईफाई वाज क्रिएटेड फॉर यूसेज इन स्पेस। पूरा इंटरनेट ही डार्पा का था। करेक्ट। पूरा बाद में घूम फिर के सिविलियन के पास आया। सिविलियन के पास आता है। आप बता रहे थे कुछ सिविल एप्लीकेशंस। सिविल एप्लीकेशंस में अगर देखा जाए तो जैसे उनका एक स्वेर बैंक है। स्वेर बैंक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनीज इन रशिया विच इज़ जो एआई के फील्ड में काम कर रही है। तो वो प्राइमरली एक बैंक है, बट उसने जो है वो पूरा एआई इकोसिस्टम जो है जो संचालित हो रहा है पूरे रशिया में, वो बैंक उस सेंटर पे है। तो वो ऐसी कंपनी है कि वो फिनेंशियल भी देख रही है, नए टेक्नोलॉजिकल चीज़ें डेवलप कर रही है, डिफेंस में भी उसका कुछ ना कुछ रोल है, और उसके बाद से जो अदर जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें भी उसका कुछ ना कुछ रोल रहता है। तो वो उस फॉर्म में जो है वो इस तरह की कंपनीज जो हैं, स्वेर बैंक हुआ, कैस्पर स्काई एक कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी के फॉर्म में सुना होगा, वो काफ़ी एडवांस है। बट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जब आपने बात की थी ना, तो नॉट जस्ट इलेक्शन इंटरफेरेंस, मैंने तो इनफैक्ट ये भी देखा था कि एक जेलेंस्की की सरेंडर करने की फेक वीडियो भी रिलीज हुई थी यूजिंग दी डीप फ्लेक्स। तो क्या इंसिडेंस था, एंड हाउ डू यू थिंक कंट्री शुड safeguard themselves from things like this? ये तो इशू है जो अभी इमर्ज हो रहा है डीप फेक्स का। इसके पास तो अभी किसी के पास कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ, ये डीप फेक की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप मॉर्फ्ड वीडियोस और मॉर्फ्ड इमेजेस किसी के भी दिखा सकते हो, वो कुछ भी बोल रहा है, वो बोल भले ना रहा हो, लेकिन वो वीडियो देख के लगेगा कि वही बोल रहा है।
और वो वीडियो इतना ऑथेंटिक होगा कि कई बार वो आप विश्वास भी कर लोगे, आप क्रॉस वेरीफाई करोगे नहीं। और 99% जो जनता होती है उसके पास आज के समय में इतना टाइम होता नहीं है, ना ही उसके पास एजुकेशन है कि वो समझ पाए कि कोई डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। तो वो तो देखता है और वो समझ जाता है। कि यार फेक वीडियोस इतनी रियलिस्टिक लगने लगी है, एटलीस्ट हम लोग पता कर पा रहे हैं, बट जो लोगों को टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा एडॉप्शन नहीं है या उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो तो हर चीज को इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सच है। हाँ, शायद ऐसा ही हो ही रहा है। मतलब स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं, स्पेशली आप जितने रिमोट एरियाज में जाएंगे वहाँ पे तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें। और वो है डेफिनेटली वॉरफेयर में इसका, अगर मैं देखूँ, आप वॉरफेयर की बात कर रहे थे, तो डीप फेक्स का डेफिनेटली आपने जेलेंस्की का वीडियो मेंशन किया कि उसको सरेंडर करते हुए दिखाया गया। तो इस तरह के वीडियोस जो हैं, मैक्रॉन का दिखाया गया। मैक्रॉन फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है, उनका भी कुछ इमरजेंसी को लेकर फेक इमरजेंसी एड्रेस था इस तरह का। इस तरह की सिचुएशन में जब वॉरफेयर वाली सिचुएशन होती है तो क्या होता है कि आप इस तरह का जब कुछ वीडियो जनरेट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ये है कि भाई ट्रूप का मोरल डाउन हो सकता है। ठीक है कि अरे हमारे प्रेसिडेंट ने सरेंडर कर दिया, अब लड़ना क्यों। सही बात है। कुछ देर के लिए वो ट्रूप का जो मोरल डाउन है, जो यहाँ पे था यहाँ भी आ गया, बहुत इफेक्टिव है। तब तक आप अटैक कर सकते हो। फिर आपने कोई डिप्लोमेटिक दिखा दिया कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उसमें हुआ कि भाई जब फॉरेन पॉलिसी ही चेंज हो गई तो फिर क्या करना, लड़ना। फिर उसके बाद से जो यूनिट के कमांडर्स हैं, मान लीजिए कमांडर कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन देना है, उसका डीफेक आपने जनरेट कर दिया कि आपको ट्रूप्स को लेके जाना है इस डायरेक्शन में, और आपने पहुंचा दिया इस डायरेक्शन में। वो भी स्ट्रैटेजिक है एक तरीके से। तो ये मल्टीपल लेवल पे चीज़ें हो सकती हैं इसका। इंटरेस्टिंग। हाँ कि हाँ आप जो यूनिट कमांडर से लेकर जो टॉप लीडर है उसके आप कितने लेवल तक जा सकते हैं आप डीफेक जनरेट करके, और वहाँ के जो लोकल से लेकर नेशनल लेवल पे आप नैरेटिव चेंज कर सकते हैं। इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि अपनी इमेजेस, अपना फेस, अपनी वॉइस, यस, एक किस्म से आपकी डिजिटल करेंसी बन गई है। उसको जितना हो सके प्राइवेट रख सकते हो तो बेटर है। हाँ, तभी तो जेनजीज आजकल सोशल मीडिया से दूर जा रहे हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ न्यू थिंग इमर्जिंग। बट इन सबके पीछे ये भी रीज़न है कि हाँ जेनजीज आई आ रहे डोंट थिंक सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। आई थिंक दे जस्ट वांट टू हैव अ डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, वो भी एक इशू है। लेकिन जो काइंड ऑफ अवेयर लोग हैं, जो मैंने आसपास जिन लोगों को देखा है, वो कह रहे हैं कि अब तो बड़ा ही चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। स्पेशली जो फीमेल्स हैं, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट कि उनका सोशल मीडिया जो है किस तरीके से कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तो ये तो एक इशू है डेफिनेटली। तो इसके लोग के जो यंग जनरेशन है वो तो अवेयर है, लेकिन जो हमारी ओल्डर जनरेशन है वो उसके ऊपर काफ़ी रिस्क है। तो वो है, और इसके आपको इम्प्लीकेशंस इलेक्शंस में दिखेंगे वर्ल्ड वाइड अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अभी डीफेक टेक्नोलॉजी उतनी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी ना, इम्प्रूव हो रही है। हर जो मॉडल जनरेट होता है स्टेबल डिफ्यूज़न का, जब जब आता है तो वो कुछ ना कुछ नया लेकर आता है जिससे वो और रियल हो जाता है और रियल हो जाता है। सोरा 2 आपने देखा सोरा 2 आपने देखा ही, और क्या इस तरह के जितने भी आपके आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि फ्यूचर में तो पता नहीं क्या ही होगा, और क्या कुछ भी दिखेगा। आपको लगता है क्वांटम कंप्यूटिंग का रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन पे इम्प्लीकेशन है? रियल लाइफ लाइक पीपल ऑलवेज से कि क्वांटम में तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम रियलिटीज को चेंज कर सकते हो। दिस इज हाउ द क्वांटम यूजुअली, जिसको बोला जाता है श्रोडिंजर्स इक्वेशन भी हम बोलते हैं। कैट या तो मरी हुई है या जिंदा है, अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया तो हमने उसका स्टेट चेंज कर दिया। यही फंडा है। अब जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ अभी मेरे पास उसकी बहुत सारी, एक क्या बोलते हैं कि एक होने की चांसेस थे कि या तो वो ये हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। बट क्योंकि मैंने वो ऑब्जर्व कर लिया तो मैंने उसकी इन ए वे क्वांटम स्टेट चेंज कर दी। ओके, ये ऐसा लॉजिक दिया जा रहा है फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटिंग टू मैनिफेस्टेशन। व्हाट डू यू थिंक? अब ये ऐसा चीज़ है ना कि ये फिर वही बात है कि ये बिलीफ सिस्टम की बात है। अगर आप बिलीव करते हो तो हो है, नहीं है तो हमारे पास कुछ उसको प्रूफ या डिसप्रूफ करने का कोई एविडेंस नहीं है। आई मीन इट्स द सेम थिंग। इज दिस लॉजिकल? मतलब लॉजिकल अगर देखें तो थोड़ा सा आप लॉजिक का देखिए। लॉजिक का तो सिंपल ही होता है कि हाँ ए टेंड्स टू बी, अगर ए का कहीं एग्जाम्पल दिख रहा है बी में दिख रहा है तो मे भी हो सकता है। लॉजिक आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका करेंट कहते हैं ना कोई पैराडाइम में हम चल रहे हैं, जो अभी का जो साइंस का पैराडाइम है उसमें तो ये फिट नहीं बैठता। हो सके जो आगे का पैराडाइम आया साइंस का
उसमें हो सके फिट बैठे, क्योंकि हाँ जब तक काइंड ऑफ जब हम न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करते थे तो उसमें तो क्वांटम फिजिक्स भी नहीं आता था, उसको तो हम मानते ही नहीं थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एक बार क्वांटम फिजिक्स आया तो समझ में आया ना कि हाँ ये रियलिटी है। तो मे बी जो फ्यूचर की जो चीज़ें हैं, फ्यूचर में जब इतनी शायद ऐसा कोई पैराडाइम आए जो इस तरह की चीज़ों को माने, जैसे कई लोग बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन से इम्पैक्ट पड़ता है, कई लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ अचीव कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके पर्सनालिटी पे, उनके बिहेवियर पे। तो ये तो है, बिलीव करने वाली बात है, कुछ इसके रिजल्ट्स आते हैं डेफिनेटली। साइकोलॉजी में तो रिसर्च है कि भाई विजुअलाइजेशन से आपकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होता है, डेफिनेटली पॉजिटिव। Not from the psychological aspect. I'm purely asking you from the quantum aspect. क्वांटम एस्पेक्ट में आपने वही बात है ना कि एक जगह से करके आपने उठा के उसको कर दिया। श्रोडिंगर्स इक्वेशन का तो पूरा मैथ्स है ना। और क्या, अब उसको आप विजुअलाइजेशन का तो कोई मैथ्स है नहीं, Correct. तो आप कैसे करोगे? श्रोडिंगर जो कैट्स इक्वेशन श्रोडिंगर ने इतना हाइपोथेसिस अपनी दी है, उसका तो प्रूफ दिया है मैथमेटिकल। आपके पास विजुअलाइजेशन का मैथमेटिकल प्रूफ तो कोई नहीं है येट। अब जब होगा तो फिर हम डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे, अभी तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। Thank you so much for being here. थैंक यू।